नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन इश्यूज़ तो बहुत से हैं। आज इस प्रोग्राम की डिस्कशन का मौजू ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त काबुल के दौरे पे है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद उनके साथ हैं, जहां तालिबान हुकूमत, अफगान तालिबान हुकूमत ने उन्हें वेलकम किया, बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। आज की बहस इस हवाले से भी हो सकती थी कि क्या अगले 12 घंटों में फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ सकेगा, और अगर नहीं आया तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। आज के प्रोग्राम की डिस्कशन इस हवाले से भी हो सकती है कि पीडीएम की जो एक थ्रेटन्ड मूवमेंट है हुकूमत के खिलाफ महंगाई के हवाले से, उसका अब दूसरा दिन है और किस हद तक की मूवमेंट जो है कामयाब हो रही है। आज की डिस्कशन इस हवाले से भी हो सकती है कि एक सेक्रेटरियन ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च करेगी फ्रांस के एम्बेसडर को हटाने के लिए, क्या उसे रोका जा सकेगा। ये डिस्कशन इस हवाले से भी हो सकती थी। डिस्कशन इस हवाले से भी हो सकती है कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, क्या अगले चंद घंटों में उसका कोई पॉजिटिव ऐलान निकल आएगा और हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरम्यान में एक नेगोशिएशन, एक फाइनल डील हो जाएगी। उसकी नेचर क्या होगी। तो डिस्कशन तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन अब से चंद घंटे पहले बहुत ही गैर मुतवक्का तौर पर, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, गवर्नर स्टेट बैंक ने बरतानिया में एक प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने डॉलर के हवाले से, उसके एक्सचेंज रेट के हवाले से ऐसे कमेंट्स किए जो इस वक्त पूरे मीडिया और पूरी पाकिस्तानी सियासत का वो निशाना है। कितनी बड़ी इस मुश्किल है, और हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत की जो डायरेक्शन है, इकनॉमिक डायरेक्शन, माशी डायरेक्शन है, उसके हवाले से, आवाम की सूरत हाल के हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये हमारा एक बुनियादी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आज की इस डिस्कशन का। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में से तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब मखदूम खुसरू बख्तियार साहब, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन। इससे पहले फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स के रह चुके हैं, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जनाब मखदूम साहब। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर रह चुके हैं, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। लेकिन इससे पहले कि गेस्ट से मैं चलूँ, मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन है फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान के, उनसे मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा उनसे है, मलिक बोस्तान साहब, पाकिस्तान में डॉलर ने ख़तरे की हद पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 175 डॉलर मसलसल ऊपर जा रहा है। 175 के मार्क को आज तकरीबन डॉलर ने मार्केट पे क्रॉस किया। मैं मुख्तसरन आपसे समझना चाहता हूं कि वो क्या बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है और डॉलर मसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। जी, सबसे बुनियादी वजह हमारा इंपोर्ट बिल है। आप देखें, जुलाई में हमारा बिल था $5.5 अरब, अगस्त में हो गया $6.5 अरब, सितंबर में भी $6.5 अरब है। और जो जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है, डॉलर का रेट भी बढ़ा है। और डॉलर की इंपोर्ट बिल क्यों बढ़ा है कि हुकूमत ने इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जितने भी सरमायाकार थे उन्हें 2 से 3% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 10 से 12% चल रहा है, इतना सस्ता कर्जा दिया है। और वो बड़ी भारी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और इसकी पेमेंटें जनवरी तक रहेंगी, तो मिच्योर हो चुकी हैं। एक तो पहली वजह तो ये, और जो ही पेमेंटें खत्म होगी उसके बाद डॉलर का रेट आप देखें गिरेगा। और दूसरी बड़ा जो वजह अफगानिस्तान बना है, क्योंकि हुकूमत ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें कहा है कि आप पाकिस्तानी रुपए में भी यहाँ से अपनी चीजें खरीद सकते हैं। तो हमारी वहाँ पे तो ना तो कोई फसल होती है, खाने पीना ब्याज जितनी है पाकिस्तान से जा रही है, वो सारी की सारी पाकिस्तानी रुपए में वो खरीद के ले जा रहे हैं। और उसके अलावा उससे डॉलर पे कैसे, मतलब इसी का हम तो ये सुन रहे थे कि 2 से 5 या 6 या 7 मिलियन डॉलर रोजाना पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, और वहाँ तालिबान और अफगान जो कारोबारी शख्सियात हैं वो 180, 182, 183 रुपया दे रहे हैं डॉलर का। लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि वो रुपए में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इसलिए पुल है रुपए के ऊपर। बिल्कुल, उससे पहले जो था, जब तक हुकूमत ने ये ऐलान नहीं किया था उस वक्त दबाव जरूर था, लेकिन जब से हुकूमत ने रुपए में किए तो ज़ाहिर है उनको अब डॉलर की जरूरत ही नहीं है। और वो रुपए में दबाव आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान को समझो 5वां सूबे ही हमने पाल रहे हैं उसको, और हमारे ऊपर ही सारा बोझ है, क्योंकि हम डॉलर में खरीद के रुपए में जब बेचेंगे तो इंपोर्ट बिल देखो ना, जुलाई में आपका $5.5 अरब, अगस्त से उनका तालिबान हुकूमत है ये $1 अरब आपका बढ़ गया। इसका मतलब सारी चीजें हमें अफगानिस्तान के लिए भेजनी पड़ रही है। तो हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि UN से रिक्वेस्ट करे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कि जो $10 अरब उनके फ्रीज हैं उन्हें जो है $1 अरब माना के हिसाब से दिए जाए, ताकि कम से कम अपनी खाने पीने की चीजें और अजवाज खरीद सकें, क्योंकि पाकिस्तान काबुल नहीं है को इतना बड़ा बोझ उठा सके। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, चूंकि हुकूमत ने इंडस्ट्रियल कंसेशंस दी हैं। हुकूमत चाह रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और चंद महीने तक, गालबन जनवरी या फरवरी तक ये सूरत हाल रहेगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है अफगान इकॉनमी का। यही से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मखदूम खुसरू बख्तियार, क्या आपकी हुकूमत को एहसास
एहसास है और अब लोग महसूस करें, मैं कहता हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक बहुत अच्छे प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन शायद उनको ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने आपकी हुकूमत के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट भी पैदा की है और ऑपोजिशन को बहुत बड़ा एम्यूनिशन दिया। कैसे मौके पे जबकि पीडीएम की तहरीक चल रही? जी देखिए, मेरे ख्याल में जो स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अपोजिशन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हक है कि वो उसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाए। वो क्या कर रहे थे, वो दो रुख दिखा रहे थे कि नेचुरली इसमें तो कोई बहस नहीं है कि अगर आपने आलमी मंडी के अंदर ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा रहना है तो आपका एक रुपये में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डिवैल्यूएशन किसी करेंसी के हक में नहीं है, ठीक, मगर आप आर्टिफिशियली भी रुपए को सस्टेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सके। 17 दफ़ा IMF के पास गए, PML हुकूमत ने 50 अरब के कर्जे लिए डॉलर की शक्ल में अपने 5 साल के अंदर और 27 अरब वापस किए। 23 अरब उन्होंने रखा डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन रखने के लिए, रुपए की कदर को, और इनको फायदा हुआ 32 अरब डॉलर जब तेल तकरीबन 40 बैरल पर चल रहा था। तो ये सारे का सारा उन्होंने आर्टिफिशियली रुपए को मैनेज करने के लिए रखा, जिससे और एंड इन्होंने हमें 7.5 बिलियन डॉलर के सिर्फ रिजर्व छोड़े थे खजाने में जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। अब मेरी बात सुन लेना, क्यों किया इन्होंने विदाउट फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये बड़े शॉर्ट साइटेड रहे, इनका हदफ पॉलिटिकल एजेंडा और था। इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल गोल्स थे उसको अचीव करने के लिए अवाम, पॉलिटिकल गोल्स क्या थे इनके? नेचुरली इन द गार्ब ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी ये हाउस ऑफ शरीफ की हर इदारे के ऊपर आजादारी चाहते थे। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो उन्होंने अवाम को, क्योंकि देखिए पब्लिक को नहीं समझ आती कि कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी असल वजूहात क्या है, क्या ये डॉलर आर्टिफिशियली जो रख रहे हैं इससे अगली आने वाली गवर्नमेंट्स को, अगले आने वाली सालों में हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, कितना कर्जा इन्होंने लिया। अब आते हैं हमें क्या चैलेंजेस आए। देखिए, एक तो IMF प्रोग्राम में हम गए नेचुरली, क्योंकि आप दिवालिया हो जाता है। जुबैर साहब कर दे अमल जो आपने एक मिनट रुक जाइए ना, पहले हमारी भी तो मजबूरियां समझ लेना। और मैं जुबैर साहब से कहूंगा अगर वो मेरी जगह हो या हुकूमत में होते आज, तो उनके पास क्या तदारुक था। आज तेल की कीमत तकरीबन 85 डॉलर से बैरल है, 45 से 85 पे चली गई। आपका सालाना इंपोर्ट बिल पेट्रोल का और डीजल का, फर्नेस ऑयल का तकरीबन 12 से 13 अरब होता है। हम 50% भी इंक्रीज रख लें, पाम ऑयल भी है, पाम ऑयल पे मैं आता हूं भी, तो आपका ये बन जाएगा 18 से 19 अरब। अब अगर आपने मईशत को भी चलाना है 4% पे, या तो मईशत को कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और लेट मी एक आपको अच्छी खबर ये दे दूं कि IMF ने भी हमारी 4% ग्रोथ को इंडोर्स कर दिया है। हमारा टारगेट 4.8 है और इंशाल्लाह हम 5 से ऊपर जाएंगे। उसकी वजूहात भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ पाम ऑयल 2.5 अरब की आपकी इंपोर्ट होती है इस वक्त। पाम ऑयल जो एडिबल ऑयल, आज सुबह भी मैं घी एसोसिएशन के साथ था, इस वक्त उसकी इंपोर्ट अगर यही रुझान रहा तो 5 अरब की वो हो जाएगी। कोल आपका एनर्जी फ्यूल है इस वक्त, उससे पावर प्लांट्स भी चल रहे हैं, आपके सीमेंट भी चल रहा है। कोल की कीमत एट द हाईएस्ट इस वक्त 3 गुना बढ़ी हुई है। LNG 6 से 35 पे हो गई है। अगर हुकूमत ने अपने माशी हदाफ 4 या 5% रखने हैं, जिससे हर डिनोमिनेटर बेहतर हो जाएगा, आपकी GDP टू डेट रेशो बेहतर हो रही है, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, आपके अंदर नौकरियां, अभी IMF ने कहा है कि आपकी नौकरियां जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% का है, ये कम होकर 4.2 हो जाए। बड़ा जरूरी है तो हमने GDP ग्रोथ को, ठीक है, बात आगे करते हैं ना, तो सस्टेनेबल GDP ग्रोथ को रखना है। और हमारे चैलेंजेस ये हैं। अब मुझे ये समझा दें कि जब आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क में, एनर्जी का फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक्स, आपके मुल्क में अभी तक नेफ्टा क्रैकर नहीं है। जैसे इंडस्ट्री का पहिया चलता है,
जितने पेट्रोकेमिकल चीजें होती हैं वो सारी आप इंपोर्ट करते हो। जुबैर साहब, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, क्या जवाब देंगे आप जो इल्जामात लगा दिए हैं बख्तून साहब? और इसके साथ आखिरी ऐड करता जाऊं, अभी वैक्सीन के लिए $1 बिलियन तो हमें वैक्सीन कोविड के लिए थी। सितंबर में 400 मिलियन सिर्फ वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या ये चैलेंजेस इनको थे? जी जुबैर साहब, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस का चैलेंज था, कोविड का चैलेंज था। सुनने तो दें कि पीएमएलएन का मौक़िफ़ क्या है। जी जुबैर साहब, They will never stop. They will never stop because arguments नहीं है ना। They will never stop. ये तो मेरा तजर्बा है रोज प्रोग्राम करते हुए, मीडिया वाले को रोक ही नहीं सकते। There's no argument. Because उनके पास आर्गुमेंट्स होते नहीं हैं। क्या सवाल था गवर्नर स्टेट बैंक और वो प्लास्टिक और पता नहीं कहाँ पहुंच गए। They will never stop. They will never stop. भाई फैक्ट्स तो मेरे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जुबैर साहब को अगर आप कहें कि मैं 1.5 घंटा बोलूं तो मैं बोल सकता हूं। चलिए बोलिए यार प्लीज यार मोहित पीरजादा, व्हाट इज दिस? आई मीन कैन ही की आपने कहा बहुत मोतबर गेस्ट है, मैंने कहा बहुत मोतबर है आप। मैं मुसलसल रोक रहा हूं साहब, बट मोतबर का मतलब ये होता है कि टॉक शो का एक तरीकाकार होता है। वो स्टूडियो में जो गेस्ट होता है वो थोड़ी मनमानी कर लेता है। कोशिश कर रहे थे, वो नहीं रुकते ना, बिकॉज उनके पास आर्गुमेंट। स्टूडियो में बैठा गेस्ट मनमानी कर लेता है। आप नहीं, स्टूडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर रिवर्स भी होता तो यही कर रहे होते। अच्छा, अब बात ये है, पहले तो आपने स्टेट बैंक के गवर्नर की बात पूछी और इन्होंने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देयर इज नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन दिस। व्हाट इज द पॉलिसी ही वाज क्लेमिंग एज सॉर्ट ऑफ अ मेजर विक्ट्री कि वो एक वर्ल्ड कप जीते और जो वो शेयर करना चाहते हैं उसकी ग्लोरी विद ऑल दोज पीपल हु वर सिटिंग देयर। जाहिर है उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त था और स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपने नंबर भी बना लिए। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल लीडर, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है खुसरो बख्तियार साहब को यहाँ पब्लिक में तो ये नहीं कहेंगे, उनको क्या नहीं करना चाहिए था? अंदर बैठ के वो कंडेम ही करेंगे कि भाई आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए था कि पहले तो अगर तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज अ गुड पॉलिसी डिवैल्यूएशन, तो फिर तो सकते में हम और तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स सकते में होंगे कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक की पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि डिवैल्यूएशन जितनी हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इनमें और गंडापुर में कोई फ़र्क नहीं है। गंडापुर ने ये कहा था ना कि जी जब आलू महंगे होते हैं तो किसी को फ़ायदा भी तो होता है, लेकिन वो फ़ायदा होता है 5,000 लोगों को और नुकसान होता है 22 करोड़ अवाम को। तो अगर फ़ायदा हुआ है बाहर के लोगों को और 90 लाख के 90 लाख नहीं भेजते पैसा चले 40 लाख भेजते हैं, 40 लाख को फ़ायदा हो गया। एंड व्हाट अबाउट द 22 करोड़ पीपल सिटिंग एट होम? उनके लिए मिजरी है डिवैल्यूएशन या नहीं है? सो एक तो द वे ही स्टेटेड दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट कि जी डिवैल्यूएशन इज अ गुड थिंग। तो ये तो इसने तो सबको हिला के रख दिया कि अगर हुकूमत के सेंट्रल बैंक की माशी पॉलिसी का जो निचोड़ है वो डिवैल्यूएशन है, तो वो मार्केट में बिल्कुल उसका मुजाहरा हो रहा है। और फिर हमें ये गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि महंगाई क्यों हो रही है, और फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक और इंडिया के सेंट्रल बैंक या श्रीलंका के जो हमारे खत्ते में 1% से 1.8% डिवैल्यू हुआ है पिछले 4 महीने में इंडिया की और बांग्लादेश की करेंसी। जी, मैंने आपका ट्वीट देखा है, मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे भी दिखाएं। क्या 12% अच्छी चीज है? आज हमें गवर्नर स्टेट बैंक से और खुसरो बख्तियार से और गवर्नर स्टेट बैंक से और हुकूमत पाकिस्तान से ये पता चल रहा है कि ये तो अच्छी चीज है। एंड नो वंडर कि यहां से इन्वेस्टर भाग रहे हैं, और नो वंडर के इन्वेस्टमेंट पुल आउट, जिसने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा भी था वो नहीं आएगा, बिकॉज उसके वो डॉलर में करता है। अगर उसको कम डॉलर वापस मिलेंगे, डिवैल्यूएशन मैसिव होएगी, तो वो यहां क्यों आएगा? वो बांग्लादेश क्यों नहीं जाएगा? वो इंडिया क्यों नहीं जाएगा? वो श्रीलंका या वियतनाम या नेपाल या भूटान क्यों नहीं जाएगा जहां डिवैल्यूएशन इतनी कम है? सो एक तो बजाय कि आप ये कहें कि जी हम इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे थे ना, लेकिन जुबैर साहब एक रिसीव विजडम ये भी तो है, जैसे मालियाती इदारे ये कहते हैं, IMF ये कहता है कि गवर्नर स्टेट बैंक को मुकम्मल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमत ये भी कह सकती है कि गवर्नर स्टेट बैंक को उन्होंने एक मुकम्मल आज़ादी, ऑटोनॉमी और मुख्तारी दी है, और गवर्नर स्टेट बैंक फैसले जो हैं वो एक इकोनॉमिक लॉजिक पे कर रहे हैं। लेकिन खुसरो बख्तियार ये नहीं कह रहे ना, हमारा तो पहला इंटरेक्शन हुकूमत से खुसरो बख्तियार ही की सूरत में, खुसरो बख्तियार तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो
बख्तियार अगर ये कहते कि जी ये उनका मामला है और इनकी नजर में ये सही नहीं है या सही है, वो और बात होती है, लेकिन इन्होंने उसको उसी तरह से दिफा किया जिस तरह से ये अपने प्राइम मिनिस्टर का या एग्रीकल्चर मिनिस्टर का या फॉरेन मिनिस्टर का या किसी का करते हैं। हालांकि सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज टू बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। और मैं आपको उसकी वजह भी बता दूं, एक और चीज भी बता दूं। देखिए 175 176 इज द किलर फॉर पाकिस्तान। अब ये मुझे मुकम्मल करना है। आपने प्लास्टिक सब किया था, मुझे भी अब कर देना। I never said that. You can rewind the program today and listen to me. मैंने नहीं कहा कि आप अपने टाइम पर दे दीजिएगा जवाब किसी इकोनॉमी के लिए। मेरी जी 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 बात मुकम्मल कर ले, ब्रेक होने वाली। आपने ऐसे कहा ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, यू शुड हैव स्ट्रेट अवे सेड कि दिस इज सरप्राइजिंग, और वो मेरा ख्याल है उनसे खुद वजाहत मांगनी चाहिए। आई थिंक दैट शुड हैव बीन द रिस्पांस दैट यू शुड हैव। अच्छा, अब जस्ट गो ना फोकस ऑन स्टेट बैंक, वन स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट बैंक दैट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया, एग्रीड। अच्छा सुन तो ले मेरी और बताता हूं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई विल एक्सप्लेन। पॉइंट ये है, हमें एक जी मैं उसका जवाब दे दूं खुसरो, अगर आप जो दूसरा मेन पॉइंट था, मैं वो प्लास्टिक में नहीं जा रहा, मैं दूसरा मेन पॉइंट जो था कि देखें, अगर हमारी ऑयल प्राइसेस की हम बात करते हैं और पाम ऑयल की प्राइस करते हैं या इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों है, ये भी तो जवाब देना चाहिए ना। इंडिया ऑयल नहीं लेता, बांग्लादेश ऑयल नहीं लेता, श्रीलंका ऑयल नहीं लेता, मालदीव्स ऑयल नहीं लेता, नेपाल ऑयल नहीं लेता, पाम ऑयल नहीं लेता, और उधर क्यों इन्फ्लेशन कम है? और ये कम अभी 4 महीने में नहीं है डॉक्टर साहब, ये पिछले 3 साल में मुसलसल कोई एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की इन्फ्लेशन वुड नॉट हैव बीन एटलीस्ट डबल या उससे थोड़ा सा कम डिफरेंस। एंड व्हाई वाज इट फॉर 5 इयर्स? ये कह रहे ना मसनूई तौर, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। 5 साल हमने इन्फ्लेशन कम रखी। अब पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछें कि भाई आप मुझे ब्रेक लेने दीजिए। मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं और अपोजिशन का गालिबन मौक़िफ़ ये लगता है कि गवर्नर स्टेट बैंक अगर खुद मुख्तार हैं तो हुकूमत उनको डिफेंड क्यों कर रही है, और गवर्नर स्टेट बैंक को शायद इतने बयानात नहीं देने चाहिए, उनको इतनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। ये 2 किस्म के नुक्ते जो हैं इस डिस्कशन में से हमारे अब तक सामने आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं क्या, हुकूमत कर क्या सकती है इस रुपये के डाउनफॉल को बचाने के लिए। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। मेरे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेड कर चुके हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं। लेकिन इन दोनों से बात करने से पहले, डिस्कशन पर रिवर्ट करने से पहले, मैं बात करूँगा जनाब डॉक्टर अशफाक हसन से, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। प्रिंसिपल और डीन हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्कूल ऑफ साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ को हेड करते हैं, नोटेड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने मुख्तसर बात की मलिक बोस्तान साहब से, कि जो चेयरमैन है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के हवाले से जो ट्रेडर्स हैं उनके एसोसिएशन को हेड करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉलर के ऊपर जो इतनी पुल है और रुपया जो गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। उन्होंने 2 वजूहात बताई। उन्होंने कहा एक तो हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को कंसेशन दी है, उसको सस्ता कर्जा या उसको फाइनेंसिंग दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है, और वो इम्पोर्ट जनवरी के आखिर तक जारी रहेगी, और जनवरी के बाद डॉलर पे किसी हद तक पुल जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहले डॉलर ख़रीदा जा रहा था, जो अफगानिस्तान जा रहा था, अब उनको रुपए में ख़रीदने की इजाज़त दे दी है, लेकिन वो इम्पोर्ट जो है वो अफगानिस्तान की जो सारी हो रही है वो कराची से हो रही है, और ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिस वजह से डॉलर के ऊपर इतनी पुल है। आप क्या बताएंगे? मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे, मैं चाहता हूँ कि आप हमें बता सकें कि हुकूमत को क्या 3 स्टेप लेने चाहिए ताकि डॉलर की ये उड़ान ना हो, रुपया इतनी तेज़ी से डिप्रिशिएट ना करे। सबसे पहले कि मैं मलिक बोस्तान साहब की इन दोनों जो रीजंस हैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं अग्री करता हूं। रीजंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को यह बता दिया था कि जब आपकी टीम इस्लामाबाद से चले और वाशिंगटन पहुंचे मुज़ाकरात के लिए, तो आपका एक्सचेंज रेट 172 हो जाना चाहिए। दिस वॉज ए प्रायर एक्शन जो आपने करना था, और इतनी बिजली की कीमत बढ़ानी है, इतनी गैस की कीमतें बढ़ानी है, जो हम करके वहां गए थे। ये तो इसमें, और आपको याद है कि मैं हर प्रोग्राम में कहता रहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक्सचेंज रेट के साथ में, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है।
और ये साबित भी हो गया, क्योंकि आईएमएफ ने कहा हुआ था कि आपने यहाँ पर लेकर आना है। वो वहां जब आप देखें कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे 172 पे पहुंच चुका था हमारा एक्सचेंज रेट। तो ये बाद में जो जब एक चीज हो जाती है ना, फिर उसके लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए हम बहाने तलाश करते हैं। तो ये बहाना है, इसलिए मैं इन सब चीजों को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देना चाहता हूँ। दिस वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बिकॉज वी वर नेगोशिएटिंग विद द आईएमएफ, दैट्स इट। अब इसको रोकने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है रोकने का। जिस तरीके से गवर्नर साहब ने 152 से 172 पहुंचाया है, इसको वापस उसी तरीके से ले जाएं, क्योंकि पहले भी लेके गए थे 168 पे पहुंचा था और वहां से 152 पे ले गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से लेके जाएं। जब ये एक मार्केट मैकेनिज्म के तरफ से ये हुआ ही नहीं है, ये जिसने भी किया है जानबूझकर किया है, तो वो जिस तरीके से वो लेकर गया है उसी तरीके से वापस लिया है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप ये समझते हैं कि इसको जाने दिया गया है डॉलर को ऊपर और इसको नीचे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इकदामात क्या करने होंगे, स्टेप्स क्या उठाने होंगे इमरान खान हुकूमत को? वो तो 2 स्टेप बता दें हमें। नहीं तो 152 से 172 में जो लेके गए तो कौन से इकदाम किए गए थे? वो कहते हैं हमें फ्री फ्लोट करने दिया है, इंपोर्ट ज्यादा हुई है। नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो वही जिस तरीके से आप वहां गाड़ी को वहां पहुंचाए, आप वापस ले आए जाके। क्या ये कोई नई बात है? नहीं, इससे पहले इसी गवर्नर ने 168 पे चला गया था, वहां से 152 पे लेकर आए थे। कौन से मैकेनिज्म के जरिए से लेकर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन नहीं मानते, उनका ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एक सोचे समझे मंसूबे से डॉलर को फ्लोट करने दिया। 172 का हदफ दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नेगोशिएशंस को कामयाब बनाने के लिए, जिनका अभी तक हमें नतीजा ठीक तरह से पता नहीं है। और हुकूमत चाहे, गवर्नर स्टेट बैंक चाहे तो डॉलर को वापस नीचे ले जा सकते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। योर रिएक्शन टू दैट मखदूम साहब? जी, एक तो ये हकीकत है क्या कि जो बोस्तान साहब ने कहा कि जो हमारी टर्फ्स की पॉलिसी थी उसके तहत फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर ने 3 बिलियन का प्लान बनाया हुआ है और उसमें मेरे ख्याल 1.5 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट के लिए एलसीज खुली थी इस महीने। सबको पता है, ये मार्केट की आम इंफॉर्मेशन है, उससे एकदम प्रेशर आता है। तो उन्होंने डॉलर खरीदा उस इंपोर्ट को करने के लिए, उससे करने के लिए। दूसरा ये बात है कि देखें, अगर हमने, अब आप तकाबली जायज़ा कर लेते हैं इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ये भी पूछे डॉक्टर साहब से या बाकी किसी इकोनॉमिस्ट से। डॉक्टर साहब की तो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आई हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद हिम, कि कितने आईएमएफ प्रोग्राम में वो ममालिक गए और हम 18 बार क्यों गए। इसलिए गए, हिंदुस्तान तो 90s के बाद नहीं गया। जी, दे सोल्ड देयर गोल्ड एंड दे सेड वी विल नेवर एंटर एन आईएमएफ प्रोग्राम अगेन बट विल कंप्लीट द आईएमएफ प्रोग्राम दैट वी आर इन। हम कंप्लीट ही नहीं कर सके। मसला हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के डॉलर कितने चाहिए और हमारे पास डॉलर हैं कितने, डॉलर की आमदन और उसका खर्चा। अब मैं डॉक्टर अपने जुबैर साहब बैठे हैं, 2018 का फाइनेंशियल ईयर जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो हमारी टोटल जो इन्फ्लोज थे कि आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस थे कितने आते हैं? एक्सपोर्ट्स 19-20 बिलियन डॉलर के 50 नहीं, सर्विसेज भी बीच में, तो तकरीबन लगभग इनके 48 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो था। 48 का था? 48 बिलियन, उसमें रेमिटेंसेस भी हैं ना, जो रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 25 बिलियन की रेमिटेंसेस थी। जी, दोनों नंबर्स इतने ही हैं। 1.5 बिलियन की इनकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट थी और आखिरी साल में 24 बिलियन इनकी एक्सपोर्ट्स थी गुड्स की। ठीक, बुनियादी आर्गुमेंट इनका ये है कि कोई भी इस बैलेंस को ठीक नहीं कर सका। उसके लिए पॉलिटिकल कैपिटल, सियासी सरमाया का जुआ खेलना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जी, इलेक्शन साइकिल से आगे जब हम आए थे तो चौथे साल हम भी रोना और कौम का दर्द रखना। खुसरो साहब थोड़ा सा हौसला कर लें। चले बोले खुसरो साहब थोड़ा सा हौसला कर लें। ओके सर। देखें, जो भी हुकूमत आती है, सर पार्टी की 2008 में आई थी, वो भी बहाने कर सकती थी कि मुशर्रफ साहब ने छोड़ के गए थे हम आईएमएफ में जाना। ठीक है, हम आए थे, हम भी कह सकते थे। दिस इज अ गिवन थिंग। आप हाथ जब खड़ा करते हैं तो आपको सब पता था मैं हुकूमत में आके सब कुछ ठीक कर दूँ। चौथे साल आप पिछली हुकूमत की बात नहीं करते, पहली चीज़।
दूसरी अच्छा, चीज एक मिनट रुक ये जो जाइए, अभी एक मिनट, उनको ये बात बता मुकम्मल दें, करने दीजिए। जब आप IMF में गए थे ऊपर तो करंट अकाउंट यार, खसारा खुसरो, 2 अरब please था, यार। और जब हम यार, IMF this is में no गए way, यार, तो 19 खुसरो, अरब खसारा खुसरो, था। please, जुबैर यार, साहब को I बात will मुकम्मल get करने up. दें, जुबैर I will साहब को get बात up. मुकम्मल I will get up. No, I will not get. I will not. ओके participate. ओके बट I will not खुशो साहब प्लीज, खुशो साहब This प्लीज, is no way. खुशो साहब प्लीज, खुशो यार, साहब ये कौन सा तरीका है यार? नहीं जुबैर साहब प्लीज बोले, मैं आपकी बात- खुशो साहब प्लीज, जी 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 जुबैर। मैं आपकी बात पता नहीं आप प्लास्टिक और पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। ओके ओके आई विल रिस्पोंड टू लेटर देन। मैं एक चीज कह रहा हूं सर प्लीज बोले सर। ये नहीं, बोले। पेट्रोकेमिकल भाई आप यार इनके साथ 1 घंटे और कर लेना प्रोग्राम यार। जुबैर साहब आप मुसलसल बोलते रहे, वो चूंकि डिलेड इफेक्ट मैं नहीं है, बोल रहा। आप मुसलसल बोलें, आप इग्नोर कर दें इनको, आपको लोग सुन Delayed रहे हैं, आप effect की मुसलसल बात बोलें, नहीं सर, है आप डॉक्टर मुसलसल साहब, बोलें। ये कोई तरीका नहीं होता प्रोग्राम कंडक्ट करने का यार। इतना प्रोफेशनल किस्म की डिबेट हो रही है तो लेट द प्रोफेशनल वे आल्सो बी डन। जब ये बात करते तो मैं नहीं बोलता ना, जब ये मैं बात में हौसला होना चाहिए, ठंडे दिल से सुने। इंपोर्ट इटसेल्फ मींस नथिंग, ओके इनफ्लोज इटसेल्फ मींस नथिंग। क्यों अभी डॉलर की प्राइस मेरी नज़र में रुपए की कदर गिरी है? क्योंकि असल चीज़ होती है द इम्बैलेंस, द डिफरेंस, जिसको आप कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। पहले 3 महीने जो क्वार्टर के गुजरे हैं उसमें तकरीबन $12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। 12 बिलियन को अगर आप 4 से करें, फेज आउट करें नॉर्मल, तो 48 बिलियन। जो हमारे ज़माने में जो हम लास्ट ईयर छोड़ के गए थे वो $37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। तो इन्होंने उधम मचा दिया था और हमारा एक रीज़न था, हम बिजली के तमाम कारखाने कंप्लीट कर रहे थे, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी थी। इन एनी केस $12 बिलियन, क्योंकि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आपकी जो इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं, दैट इज़ द की क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ इंपोर्ट की बात की, इंपोर्ट 6 बिलियन, भाई आप 5 बिलियन एक्सपोर्ट कर लेते तो कोई मसला ही ना होता। असल चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि भाई IMF के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी भी गई थी, हम भी गए थे, हम भी बहाना करते कि जी ये पिछले छोड़ के गए थे। जब आते हैं ना, और मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं, दुनिया भर में जिस तरह अमेरिका में 4 साल का टर्म होता है, कांग्रेशनल टर्म भी, प्रेसिडेंट का भी टर्म, इसका मतलब ये होता है, और ज़्यादातर मुल्कों में 5 साल का होता है। उसका मतलब ये होता है कि इन दिस पीरियड यू हैव इनफ पीरियड टू डू एवरीथिंग, टू फिक्स everything, whether it is foreign policy, domestic affairs, economy and so on. अगर आप चौथे साल में पिछली हुकूमतों के पास जाके रेफरेंस देंगे ना, ये all they have learned in the last 3.5 years from their prime minister is to justify failures. ये इस वजह से और 172 नहीं है, आज 175 है ओपन मार्केट में रेट। सो बात ये है कि अगर आपके कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है तो आप ये कहें कि जी हम हार मान ली है, हमारी तोबा, हमने पता नहीं क्या क्या कमिट किया था। इमरान खान ही कंटेनर पर चढ़ के कहते थे ना, ₹1 जब चढ़ता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो अभी कंट्रोल कर लें, अगर आपसे नहीं होता कंट्रोल तो आप कहें कि जी हमारे से नहीं होता, हमने कोशिश की थी। अच्छा बिल्कुल, आप जरा रोकें। देखिए उनका बेसिक आर्गुमेंट ये है, मखदूम साहब, जुबैर साहब हैज अ पॉइंट, वो ये कह रहे हैं हमने तो कि पहले 5 साल की नहीं अगर कहा मुद्दत था। होती है हुकूमत की, 3 बरस गुजरने के बाद, 36 महीने गुजरने के बाद, असल में आपका जवाब ले लूं तो 36 महीने के बाद आपका ये कहना कि ये कर दिया नवाज शरीफ की हुकूमत ने, दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन देखिए मईशत 1 साल में तो टर्न अराउंड नहीं होती। लेकिन 3 साल हो गए। यार सुन ले, जुबैर साहब कह रहे हैं हम IMF प्रोग्राम में गए। जब ये IMF प्रोग्राम में गए तो करंट अकाउंट खसारा 2 अरब का था डॉलर का, हम गए $19.5 अरब के खसारे पे। तो एक अदारे से आपने पैसे लेने तो उसकी शराइत भी उसके मुताबिक होंगी जितना आपका अभी खसारा चल रहा है। क्या ये मैं गलत बात कर रहा हूँ? दूसरी बात, देखें इस वक्त हमने मईशत को भी, जैसे मैंने कहा कि 5% तक, 4.8 तक चलाना है। उसके लिए आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है क्योंकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपकी LNG इंपोर्ट बढ़ जाती है, आपकी कोल इंपोर्ट बढ़ जाती है, आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट बढ़ जाती है। जैसे ऑटो सेक्टर अगर बढ़ा है तो इसके साथ आपकी इंपोर्ट भी बढ़ती है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि क्या हुकूमत इससे कंट्रोल कर सकती है। बिकॉज हुकूमत के बाद वज़रा तो ये दावे कर रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर महंगाई पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। क्या ऐसा करना मुमकिन है? और महंगाई का ये तूफान हुकूमत के लिए कितना बड़ा सियासी चैलेंज है? एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। अब हुकूमत की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि महंगाई, अगर हुकूमत की मान रही है कि महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि हफ्ते में ही महंगाई पे हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर काबू पा लेगी। शेख रशीद साहब का कहना क्या है, जरा सुन लेते हैं। ये जुमा खेल रहे हैं
कल इन्होंने पहला जो इhtजाजी मुजाहरा किया, जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि Skoon.com है। इस टुकड़े में तो शेख साहब ने नहीं कहा, लेकिन ऐसे टुकड़े भी हैं जिसमें ये कहा गया कि हफ्ते के अंदर अंदर महंगाई के जिनको कंट्रोल कर लिया जाएगा। फॉर्चुनेटली मेरे साथ जहां मखदूम खुसरू बख्तियार साहब तशरीफ रखते हैं, जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन भी हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं, फूड सिक्योरिटी के रह चुके हैं, प्लानिंग के रह चुके हैं। ये किस किस्म की आपकी हुकूमत बात कर रही है कि बहुत जल्दी हम महंगाई को कंट्रोल, क्या करेंगे आप? देखिए, जो इम्पोर्टेड महंगाई आ रही है मुल्क में एनर्जी की और एडिबल ऑयल की, उसके ऊपर तो हुकूमत के पास एक दो ऑप्शंस हैं कि हम अपने जो लोकल टैक्सेस हैं उनको और कम करें, और एडिबल ऑयल खुर्दनी तेल जो एक एसेंशियल आइटम है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है, और इंशाअल्लाह अनकरीब इस मद के अंदर हम एक अच्छी खबर आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा, ये इन्फ्लेशन इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है। चाइना, जिसमें दुनिया की कीमतें चाइना में कम होती थी, इसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे रहती थी। आज चाइना 1995 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चाइना में है, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन को पुश कर रही है। जैसे मैंने आपको सारी कीमतें बताई, आज फ्रेट्स कॉस्ट करेंगे क्या? जी जी, मैं आप करेंगे क्या? देखिए, ये कोविड का, पोस्ट कोविड ग्लोबल इकोनॉमी का एक 2, 3, 4 माह का साइकिल है, जिसमें जो इम्पोर्टेड एलिमेंट है उसका अभी हम पे इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी पूरी की पूरी पॉलिसीज़ और जो हमारी सोच जा रही है वो टारगेटेड सब्सिडाइज्ड इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर अभी चंद दिनों में कौम से भी खिताब करेंगे। को क्या देंगे? जी जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम एहसास के थ्रू आम आदमी को ये खबर अच्छी होनी चाहिए मुल्क के लिए कि पिछले साल गंदम की रिकॉर्ड हुई, इंशाल्लाह इस साल गन्ना बहुत अच्छा आ रहा है, तो इन अजनास की कीमतें नीचे आएंगी। चावल इस वक्त बिल्कुल आपकी दुनिया ग्लोबल प्राइस से नीचे है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हैं, खाद, यूरिया, आज पाकिस्तान में 1800 है, मुल्क दुनिया में इंपोर्ट करो 7000 की। किसान भी मेरी आज कर रहे हैं, लोग भी मेरी आज सुन लें। देखिए, हमारा क्या करना है, टैक्स पेयर, टैक्स से जो पैसा आए उसको आप डाइवर्ट करें कम आमदनी के तबके की तरफ। तो आप बेसिकली सपोर्ट मैकेनिज्म लेके आए। इस साल हमारा टैक्स का भी सुन लेना। हमने इस साल जो 15 अक्टूबर को खत्म हुआ है टैक्स फाइल्स रिटर्न, पिछले साल ये 1.8 मिलियन थी, इस साल 2.6 मिलियन है। तो आपकी टैक्स में जब आमदन बढ़ रही है, तो हम एहसास कार्ड के थ्रू तकरीबन 2 करोड़ खानदानों को, 2 करोड़ को इंशाल्लाह सब्सिडी देंगे। आटे की कीमत इंशाल्लाह स्टेबल हो गई है। बुनियादी तौर पे जुबैर साहब, हुकूमत का ख्याल ये है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देके लोगों की मदद करके सपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए आज आपके एक मदावा, एक मरहम रखेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई खत्म करने की बात गालिबन वो नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब, सवाल ये है कि बावजूद इस महंगाई के आपकी ऑपोजिशन जो है, पीडीएम की जमात जिसका आप हिस्सा हैं, वो कोई लोगों को सड़कों पर निकालने में बहुत कामयाब नहीं हुई है पिछले 48 घंटे में। पहले मैं इसका एहसास प्रोग्राम का, सब्सिडी का, पहले तो ये फैसला कर लें कि सब अच्छी चीज़ होती है, ख़राब होती है। 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कौमों को सब्सिडाइज करके नहीं चलाया जाता, और आज और खुसरो भी कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इशारे आ रहे हैं कि सब्सिडाइज करना। असद उमर के आप 10,000 स्टेटमेंट उठा के देख लें इलेक्शन से पहले कि वो कितना ज़्यादा बोलते थे इसके खिलाफ कि सब्सिडी कितनी खराब चीज़ होती है, और वाकई ख़राब चीज़ होती है। बिकॉज ये इसका मतलब ये होता है कि आपने हाथ पांव जोड़ दिए, आपसे कुछ और नहीं हो रहा। और वो क्योंकि सब्सिडी जब आप देते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं सिंपल सा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप 100 रुपए की चीनी को 50 रुपए देंगे तो 50 रुपए हुकूमत अपनी जेब से देगी। जब हुकूमत अपनी जेब से देगी तो उसको बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा। जब वो बोरिंग करेंगे या नोट छपाएंगे तो उस दैट इज़ फार मोर इन्फ्लेशनरी। तो ये आप कोई 1-2 महीने का स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं, अदरवाइज तो सारी दुनिया। दूसरा, मैं खुसरो साहब को बता दूं, वो जवाब, असल जवाब नहीं देते हैं। कल ही रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट की, पाकिस्तान 4th हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, 43 कंट्रीज उसमें लिस्टेड है। तो आखिर कोई तो वजह होगी ना। It is not an international phenomena. Why we are lagging behind consistently since the day, the month
दिस गवर्नमेंट केम इन पावर। अगर मसनूई तौर पर हमने किया था तो आप मसनूई तौर पर आटा, चीनी, चावल सब कम कर लें। दूसरी, ये वाहिद हुकूमत है जो कहती है बम्पर क्रॉप है और फिर साथ इंपोर्ट भी कर रही होती है। तो इसका मतलब या तो स्मगल होता है या इनके फिगर्स फज होते हैं। ओनली 2 रीजंस दैट कैन एट्रीब्यूट फॉर दैट। सो बात ये है कि अगर आप ये, और तीसरी चीज एहसास प्रोग्राम, आप जब कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को और अगले साल ये कहेंगे हमने 3 करोड़ लोगों को, डॉक्टर साहब, हुकूमतों का काम होता है कि लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर लेके आना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, फैक्ट्रियां बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। इसमें कोई कमाल नहीं होता कि पहले उनको नीचे गिराएं। 2 करोड़ लोगों को ये नीचे गिरा चुके हैं गुर्बत की लकीर से, और फिर चेक लेके पहुंच जाएं। दिस इज नो ग्रेटनेस। ये फेलियर की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप अपना एहसास प्रोग्राम इसलिए बढ़ाएं क्योंकि 2 करोड़ लोगों को 3 साल में आपने गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा दिया था। वही 2 करोड़ लोग जो PMLN के 5 साल में निकाल के हमने ऊपर लेके आए थे। ये कौन सी अचीवमेंट है? अगले साल आप कहेंगे हम 4 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो क्या अचीवमेंट? हम तालियां बजाएंगे बजाय कि शर्मिंदगी का एहसास करेंगे ये हो क्या रहा है। ना इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और इशू की तरफ मैं जाना चाहता हूं। आज मैं देखा कि प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया इस हवाले से कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर के ख़ानदान के ऊपर ज़ाती किस्म के हमले किए जाते हैं। इशारा उनका फर्स्ट लेडी की तरफ था। बहुत लंबी उन्होंने ये एक स्पीच की, उसका मैं एक टुकड़ा आपको सुनाता हूँ। और सवाल मेरे जहन में ये कि क्या हम इस मुल्क पे कंसेंसस पैदा कर सकते हैं कि हम बात तो करें पॉलिसी की, हम बात करें इश्यूज़ की, हम बात करें जिस तरह से हमने की है इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन, कि हमने तो सॉलिड इश्यूज़ की बात की, हमने किसी की किरदार खुशी नहीं की, हमने किसी के ख़ानदान पर हमले नहीं किए। क्या इसके ऊपर हम हुकूमत और अपोजिशन के हलकों के दरमियान एक कंसेंसस पैदा कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? जरा सुनते हैं कि शहबाज गिल का कंप्लीट था क्या। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप टेलीविजन पे भी ये शो करें, आप स्टोरी भी लिखें, आपको ये सबूत देना पड़ेगा। बकरे कटने के, जादू टोना, पता नहीं आप क्या कुछ लिखते हैं। आपके पास किसी के बारे में भी सबूत है, आपका पूरा हक है स्टोरी करने का। कभी एन का लफ्ज ढूंढा जाता है, कभी फे का लफ्ज ढूंढा जाता है। सहाफत उस टाइम क्यों सोई होती है जब लोगों की माओ बहनों को गालियां दी जाती हैं? क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? आप हमारे भाई हैं, हमने मिलकर काम करना है। लेकिन अब शहबाज गिल साहब की कंप्लेंट मीडिया से थी, दूसरी तरफ हुकूमत की जो अपोजिशन है उसका ये ख्याल है कि खुद तहरीक इंसाफ के अपने जो कैडर्स हैं वो अपोजिशन के ऊपर या मीडिया के ऊपर बहुत ही इखलाक सोच किस्म के हमले करते रहे हैं। क्या इस पर आपका मौक़िफ़ है? ये तो दोनों साइडों को मिलकर ही इसका रास्ता रोका। मुझे ज़रूर टाइम दीजिएगा। नहीं, देखिए, मेरा ताल्लुक एक देही इलाके से है और इस मुल्क की रवायतें हैं। हमारे माशरे में एक ख़ातून का एक मकाम है और ये ख़ातून अव्वल भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, और ये पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं है। ये बदकिस्मती से हमारी सियासत में ये जो रुझान डाला गया वो लेट 80s और अर्ली 90s की दिहाई में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चलाई गई। वो भी जितनी आप क्रिटिसिज्म जिसका जितना भी उसका बड़ी जहर भरी भी टॉक्सिसिटी वो कम है, लेकिन वो तो पब्लिक ऑफिस में थी। ये तो एक बापर्दा खातून है और मेरे नज़दीक हमारा माशरा। लेकिन जो तनकीद है कि खुद आपकी अपनी जमात के जो सोशल मीडिया कैडर्स जो टीम्स हैं वो मीडिया की शख्सियात के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर बड़े इखलाक से घिरे हुए हमले करते हैं। मैं उनकी भी टोटल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। हमें इखलाकियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक, सियासत में भी। और जुबैर साहब, क्या एक कॉम्पैक्ट हो सकता है जिस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, क्या एक चार्टर ऑफ डिसेंसी हो सकता है PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी के दरमियान? जी देखें, चार्टर ऑफ डिसेंसी तो बहुत जल्दी हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं और खुसरो से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपको आसमा शिराजी के स्टेटमेंट पर एतराज़ हो सकता है और आप उसी तरह से एतराज़ भी कर सकते हैं कि जी ये इस तरह से ये मतलब उनका जो हमने लिया है वो डायरेक्ट अटैक है ऑन द फर्स्ट लेडी और ये ऐसी कोई बात नहीं है।
उसी किस्म के चुनाव कर लें अल्फाज को। What is the issue, Khusro? Please understand. And this is so serious. This is damaging the country, whipping the country apart. मैं चैलेंज करता हूँ खुसरो आपके साथ बैठने के लिए कि सोशल मीडिया पर जाके देख लेते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया पर लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और आप मुझे नून लीग वालों का बता दें। मैं आपका चैलेंज लेने के लिए तैयार, 100 भी नहीं, 1 मिलियन भी नहीं कंपैरिजन कर सकते। इतनी गलाजत है कि यू कांट इवन इमेजिन, एंड आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज एट एनी स्टेज। मतलब कोई लिमिट होती है यार। आपने आसमा शिराजी से एतराज है ना आपको, आप उसी लैंग्वेज में जवाब दे दें कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और ये आप इस तरह से अटैक ना करें। किसी घर में इस्तेमाल हो सकती है। आसमा शिराजी का तो बीबीसी का आर्टिकल है ना। वेरी क्विक जी देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर सियासतदान ने अपनी इज्जत और पब्लिक ऑफिस ने अपनी एक इज्जत और क्रेडिबिलिटी रखनी है तो इस रुझान का हर हालत में तदारुक करना चाहिए। वरना हकीकत यह है कि मैं भी कई दफ़ा सोचता हूँ क्या पब्लिक ऑफिस में रहना जाएं, वजीर आजम को बोलें कि करें। आगे आने वाले दिनों, आगे आने वाले सालों हो जाएगा। मेरा जो प्रपोजल है तमाम सियासी चीज़ें जमातों के लिए कि जिस तरह से हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमें एक चार्टर ऑफ डिसेंसी के ऊपर भी इस मुल्क में गौर करना चाहिए। मीडिया और सियासी जमातों को, सोशल मीडिया को। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।